तो बच्चों, हमने पहले सेल चैप्टर को फिनिश कर दिया है। सेल चैप्टर में आपकी बहुत सी कंसेप्ट क्लियर हो चुकी है कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, उसमें कौन से ऑर्गेनेली होते हैं, उसमें कौन सा डिवीजन होता है या उसमें किस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये सभी प्रकार, बैक्टीरिया में कौन सा होता है, प्रोटिस्टा में कौन सा होता है, ये सभी कंसेप्ट आपकी सेल चैप्टर में क्लियर हो गई थी। लेकिन सेल आगे बढ़ता है, सेल को कंटिन्यूटी करनी पड़ती है, उसको अपनी जिंदगी जीना पड़ता है, एक के बाद दूसरी जनरेशन आनी चाहिए। इस एस्पेक्ट के लिए उसको डिवाइड होना पड़ता है, सेल को डिवाइड करना पड़ता है। इसलिए हमारे आज के चैप्टर का नाम रहेगा सेल डिवीजन। ये सेल को समझने के लिए ही नहीं, ये बड़ी आवश्यक चीज है हमारे 12th में आने वाले 2 से 4 चैप्टर के लिए। जैसे कि अगर हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस लेंगे, दैट इज द डीएनए, तो डीएनए भी रेप्लिकेट होता है, मतलब बेसिकली सेल डिवीजन से ही उस प्रोसेस को जाना पड़ता है। नंबर 2, जैसे मेंडेलियन बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, कि मेंडल के अनुसार फैक्टर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं, वो भी माइटोसिस और मियोसिस के जरिए ही जाते हैं वास्तविकता में। उसको भी समझने के लिए सेल डिवीजन समझना पड़ता है। तीसरी बात है क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये तो चैप्टर पूरा का पूरा सेल डिवीजन के ऊपर ही डिपेंड है। जिसको डिवीजन नहीं समझता वो क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस नहीं समझ सकता। और चौथी इंपॉर्टेंट बात है जो कहीं उसकी शैडो आएगी, इवोल्यूशन और बायोटेक्नोलॉजी, ये 2 चैप्टर में आपको इसका आवश्यकता पड़ेगा बहुत सी जगह पर। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर आप पूरा फोकस करेंगे। बहुत छोटा चैप्टर है लेकिन बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। नीट में अब तक इसके ऊपर हर साल 1-2 ऐसे सवाल पूछे गए हैं, तो आप पकड़ के चलिए कि एवरेजली आपको 2 क्वेश्चन इसमें से जरूर आएंगे, राइट। इसमें भी मियोसिस बहुत हार्ड कंसेप्ट होता है, तो क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है तो डोमिनेटली मियोसिस के ऊपर पूछा जाता है, लेकिन ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, इसलिए पूरे चैप्टर के ऊपर फोकस कर दीजिए, राइट। वी विल स्टार्ट द चैप्टर दैट इज कॉल्ड एज सेल डिवीजन। नाउ लिसन, सेल डिवीजन को समझने से पहले सेल साइकिल क्या होती है इसके बारे में चर्चा करते हैं। यस, सेल साइकिल। सपोज ये सेल की एक जिंदगी होती है कि एक सेल कितने दिन तक जिंदा रहती है या उसका जीवन से लेकर मरण तक का प्रवास कैसे होता है, तो इसको हम सेल साइकिल कहते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल होते हैं जो कभी मरते नहीं, क्योंकि उनका एंसेस्टर जो होता है मदर सेल, वो 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाती है, तो मदर सेल का अपने आप अंत हो जाता है, लेकिन वो मदर सेल 2 डॉटर सेल के फॉर्मेट में जीवित होती है, इसलिए उन्हें इमॉर्टल कहा जाता है। लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल को मरना पड़ता है। सेल डिवीजन को हमें दोनों के बारे में भी चर्चा करना पड़ेगा और दोनों का एवरेज निकालकर डेफिनेशन बनानी पड़ेगी, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों की। तो कैसे कह सकते हैं हम, सेल साइकिल इज सिंपली द span in between 2 successive divisions. थोड़ा डायग्रामेटिकली समझा देता हूं। ये एक सेल है जिसके डिवीजन के बाद इसके 2 सेल बने, मियोसिस होगा तो 4 बनेंगे, फिर इसके 2 सेल बने, इसके भी 2 सेल बने, तो ये 2 सेल बनने तक जिस फेज से चली गई, राइट, द टाइम पीरियड और व्हाट कैन वी से फेज। तो ये टाइम पीरियड जो है एक डिवीजन से लेकर, ये डिवीजन के यानी कि इसका पहला भी डिवीजन हुआ होगा निश्चित तौर पर, यहां से लेकर यहां तक का काम दूसरे सक्सेसिव डिवीजन के बीच में से, यानी कि ये डिवीजन के बाद ये यहां का पीरियड भी लाइफ साइकिल कहा जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज, दिस वन इज कॉल्ड एज सेल साइकिल। तो इसके पहले का डिवीजन और इसका बाद का डिवीजन आगे होगा, इसके बीच में का जो टाइम पीरियड है उसे कहा जाएगा सेल साइकिल। लेकिन सेल साइकिल क्या इतनी आसानी के साथ हो जाएगी? एक सेल डायरेक्टली डिवाइड 2 सेल में हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसको बहुत से फेज में से गुजरना पड़ेगा, उसको अपनी जिंदगी को जीना पड़ेगा। पहले जिंदगी को जीना सीखना पड़ेगा, फिर बड़ा होना सीखना पड़ेगा, फिर डिवीजन होना पड़ेगा। जैसे कि हम डायरेक्ट रिप्रोडक्शन कभी नहीं कर सकते, हमारी अगली पीढ़ी को हम जन्म के बाद हमारे
हमारे जन्म के बाद हम हमारी अगली पीढ़ी को जन्म नहीं दे सकते। पहले हमें खाना खा लेना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, हमारी ग्रोथ होगी, हमारा डेवलपमेंट होगा। जिस दिन हम एबल हो जाएंगे, खुद के पैर पर खड़े हो जाएंगे, उसके बाद हमारा शादी हो जाएगा और रिप्रोडक्शन हो जाएगा। वैसे एक सेल की जिंदगी के लिए भी आवश्यक होता है कि पहले वो एक डिवीजन हो चुका है उसका, दूसरे डिवीजन से पहले वो जो डॉटर सेल बने हुए हैं वो खाना खा ले, यानी कि साइटोप्लाज्म को अपना अंदर जमा कर ले, सिंथेसिस ऑफ साइटोप्लाज्म कर ले, फिर उसके बाद कुछ केमिकल को बनाए, उसके बाद डीएनए को रेप्लिकेट करे, उसके बाद क्रोमोसोम बनाने के लिए जो आवश्यक स्ट्रक्चर होता है उसको बना ले, और उसके बाद फिर डिवाइड हो जाए। यानी कि पहले खाना खाना पड़ेगा, फिर ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी, और उसके बाद डिवीजन होगा। तो ये जो सेल साइकिल है वो डिवाइड हो जाएगी अलग अलग फेजेस में। सेल साइकिल विल बी डिफरेंशिएटेड इनटू phases, different phases. यस, अब नीचे लिखने के लिए जगह नहीं है, इसलिए हम उसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे। इसके डिफरेंट फेजेस कौन से होते हैं? तो दो फेजेस होते हैं उसकी जिंदगी में, बेसिकली दो, राइट। एक को कहा जाता है आई फेज, दैट इज इंटरफेज, और दूसरी फेज को कहा जाता है एम फेज, दैट इज माइटोटिक और मियोटिक फेज, डिवाइडिंग फेज। पहली फेज होगी इसकी सेल साइकिल की जिंदगी की ग्रोथ की, दैट इज कॉल्ड एज इंटरफेज, और दूसरी होगी एम फेज। यस, एम को आप माइटोटिक भी कह सकते हैं और मियोटिक भी कह सकते हैं। तो इंटरफेज में क्या हो जाएगा? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और एम फेज में क्या हो जाएगा? तो एक्चुअल डिवीजन इस फेज में हो जाएगा। मेरी बात को समझ लेना, हम इसको डिटेल करेंगे वन बाय वन, राइट। द स्पैन इन बिटवीन टू सक्सेसिव डिवीजन इज द सेल साइकिल। ये और इसके बीच में का टाइम पीरियड जो था वो सेल साइकिल थी। सेल साइकिल डिफरेंशिएटेड इनटू डिफरेंट फेजेस। कितने बेसिकली फेज है? टू, दैट इज वन इज इंटरफेज एंड सेकंड वन इज एम फेज। इंटरफेज में होगा ग्रोथ और एम फेज में होगा एक्चुअल डिवीजन। अब हम इसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से समझने की कोशिश करेंगे ओवरऑल। तो देखते हैं, अब इसका स्क्रीनशॉट निकाल के लेंगे। लिखने के लिए हमारे पास इतना समय नहीं है, इसलिए आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट निकाल कर रखेंगे, और जैसे आपको समय मिल जाए आप अपने नोटबुक में इसको कवर कर देना, राइट। आई हैव टू रन दिस ऑल। बड़े शांति से सुनना। अब यहां पर ये जो सेल साइकिल है, दो फेज में बटी हुई है। एक जिसे कहेंगे हम इंटरफेज, डायग्रामेटिक मिलेंगे, और दूसरी है एम फेज, राइट। इंटरफेज is differentiated into three parts. एक को कहा जाएगा G1 फेज, एक को कहा जाएगा S फेज, दूसरी फेज होगी S फेज, और तीसरी होगी G2 फेज। यस, अब M फेज is differentiated into again two parts. One is called as karyokinesis, राइट, और दूसरी फेज को कहा जाएगा साइटोकाइनेसिस। यानी कि यम फेज में जो एक्चुअल डिवीजन होगा वो दो पार्ट में बटा हुआ होगा। कैरियोकाइनेसिस, पहले कैरियन का काइनेसिस होगा। कैरियन का मतलब होता है कैरियो न्यूक्लियस, पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, काइनेसिस, यस, डिवीजन यानी कि स्पीड,
गति, यस, मूवमेंट। तो पहले न्यूक्लियस का मूवमेंट होके वो डिवाइड हो जाएगा, बाद में साइटोस मतलब सेल का काइनेसिस मतलब डिवीजन, यहाँ पे स्पीडली डिवीजन हो जाएगा। तो पहले होगा कैरियोकाइनेसिस और उसके बाद में होगा साइटोकाइनेसिस, राइट। कैरियोकाइनेसिस इज आल्सो डिफरेंशिएटेड इनटू टू पार्ट्स, फोर पार्ट्स, यस, 1 2 3 और 4। साइटोकाइनेसिस कोई डिफरेंशिएटेड नहीं रहता है पार्ट में, ये सडनली हो जाता है और बहुत कम समय के अंदर से डिवाइड होती है। वक्त किसको लगता है? कैरियोकाइनेसिस को लगता है, राइट। तो कैरियोकाइनेसिस इज डिफरेंशिएटेड इनटू पुट माय एप्पल्स टुगेदर। शॉर्टकट में इसको ध्यान में रखना, पुट माय एप्पल्स टुगेदर, राइट। अब इसमें पुट पी का मतलब होता है प्रोफेज, एम का मतलब होता है मेटाफेज, ए का मतलब होता है एनाफेज, टी का मतलब होता है टीलोफेज। पुट माय एप्पल्स टुगेदर, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, राइट। इस 4 पार्ट में ये डिवाइडेड रहती है। इनका अर्थ समझ लेना। प्रोफेज मतलब प्रिपरेशन, प्रिपरेशन, इट इज द प्रिपरेटरी फेज। इसमें क्रोमोसोम को बनना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा डिवीजन करने के लिए, खुद का मानसिक तैयारी करना पड़ती है ना किसी भी काम के लिए पहले, वैसे क्रोमोसोम तैयार होंगे, यस, हम अब डिवाइड हो जाते हैं। मेटाफेज मतलब मिडल, यानी कि सभी क्रोमोसोम को पहले डिवाइड करने से पहले एक मिडल में लाना होगा, भैया एक साथ जमा हो जाओ, बाद में हम आधे इधर आधे उधर और बाकियों का देख लेंगे। तो एक इधर और एक इधर ले जाने के लिए पहले उनको एक लाइन में खड़ा करना पड़ता है मिडल में, दैट इज कॉल्ड एज मेटाफेज। एनाफेज, अब मिडल में आ गए तो इनको फिर ले जाना पड़ेगा एना मतलब अब ये इधर के ऊपर की तरफ चले जाएंगे, नॉर्थ पोल की तरफ, और ये ऊपर की तरफ यहाँ से साउथ पोल की तरफ, तो इसे कहते हैं एनाफेज। टीलोफेज, अब ये पोल की तरफ चले गए, अब ये प्रोसीजर एंड हो जाएगी। टीलो टेल, शेपुट किसी भी एनिमल के एंड में रहता है, इसलिए इसको कहेंगे टीलोफेज, यानी कि इस प्रोसीजर का एंड हो जाएगा। न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा। न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद सेल को डिवाइड होना पड़ेगा। अब सेल 2 पार्ट में बढ़ जाएगी, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, तो दैट इज कॉल्ड एज साइटोकाइनेसिस। ओके बॉस, इसको ध्यान में रखना है। अब G1 यानी कि अब इसका नाम क्या होता है पूरा, इसको थोड़ा समझा देता हूं। इंटरफेज को समझने के लिए एक बात ध्यान में रखना है, इट इज द लार्जेस्ट फेज, यानी कि यंग फेज से इसका समय बहुत ज्यादा होता है, राइट। अगर सपोज सेल साइकिल किसी की 20 मिनट की है, बैक्टीरिया होता है इस्चेरिचिया कोलाई, उसकी सेल साइकिल 20 मिनट की होती है, तो 20 मिनट में से सबसे ज्यादा 12-13 मिनट का या 15 मिनट तक का उसका जो समय है, टाइम पीरियड है, वो इंटरफेज का रहेगा, और बहुत छोटा सा समय उसका यंग फेज का रहेगा। बहुत से सेल में ये 90% टाइम इज इन इंटरफेज और बस 10% का टाइम यंग फेज के लिए होता है। अलग अलग सेल के लिए अलग होता है। इंसान के लिए समझो 24 घंटे का सेल का डिवीजन पीरियड है, सेल साइकिल है, तो उसमें से 22-23 घंटे तो सिर्फ इंटरफेज के लिए लगेंगे और एक आधा दूसरा घंटा यंग फेज के लिए लगेगा। एक दूसरा घंटा भी नहीं लगता, बहुत कम समय लगता है। तो लार्जेस्ट फेज इज इंटरफेज, यस, इन बिटवीन 2 डिविजन्स, इन बिटवीन 2 यंग फेज, इसलिए उसे कहा जाता है इंटरफेज। इसमें पहला पार्ट होता है G1 को ही कहा जाता है, मैं यहां पर लिख लेता हूं गैप 1, यस, इसको क्या कहते हैं, गैप 1, या एक दूसरा इसका नाम है दैट इज कॉल्ड एज प्रिपरेटरी 1। पहले जमाने में इसको गैप 1 कहा जाता था, क्योंकि लोगों को लगता था कि ये गैप लेती है सेल, इसमें कुछ नहीं करती है, बस सेल आराम से रहती है। धीरे धीरे साइंटिस्ट जैसे रिसर्च की तरफ आगे बढ़े तो उन्हें पता चला कि भाई यार ये गैप नहीं लेती है, ये उसमें प्रिपरेशन करती है आगे के पीढ़ी को जन्म देने के लिए या डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए जो भी सामान जुटाना होता है ये जमा कर लेती है। इट इज द एक्टिव फेज, यस, प्रिपरेटरी होती है। G1 फेज इज एक्टिव फेज, एक्टिव होती है ये, यस। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स,
सिंथेसिस ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, प्रोटीन्स और सेल डिवीजन के लिए लगने वाले एंजाइम्स एंड फ्यू ऑर्गेनेली, यस, फ्यू ऑर्गेनेली आल्सो डुप्लीकेट, फ्यू ऑर्गेनेली आल्सो डुप्लीकेट्स, ऑर्गेनेली का डुप्लीकेशन होना, प्रोटीन का बनना, साइटोप्लाज्म का बनना, और ये एक्टिव फेज होती है, इसलिए इसको गैप कहना अच्छा नहीं है, इसको प्रिपरेटरी कहना अच्छा है, लेकिन अब समय के साथ उसका नाम है वो, तो इसलिए हम उसको सिंपल भाषा में G1 फेज कह देंगे। दूसरी फेज है हमारे पास यस फेज। यस फेज का अर्थ क्या होता है, इसको समझाने के लिए मुझे इसको रब करना पड़ेगा, क्योंकि इसको हमें डिटेल में लेना है। इसके ऊपर मैं अंत में कुछ आपको एक दो क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दूंगा, जो आपको होमवर्क करना है उसके ऊपर विचार करना है, राइट, अंत में, एंड। यस फेज जो होती है वो, इसे और एक नाम दिया जाता है सिंथेटिक फेज, सिंथेटिक, राइट, सिंथेटिक फेज इसको कहा जाता है, यानी कि इसमें सिंथेसिस होता है। किसका सिंथेसिस होता है? सिंथेसिस ऑफ डीएनए, सिंथेसिस ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। ये एक जो अमाउंट है डीएनए की 46 क्रोमेटिड होते हैं, उनका डुप्लीकेशन होकर 92 क्रोमेटिड्स बन जाएंगे। समझा दूंगा सही वक्त, यानी कि बस ध्यान में रखना है, सिंथेसिस ऑफ डीएनए होता है, डीएनए बन जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इसमें ही हो जाता है, राइट। तो इस फेज में रेप्लिकेशन हो जाता है। इस फेज में जो G2 फेज होती है, इसमें एक बढ़िया सा काम होता है कि फ्यू ऑर्गेनेली डुप्लीकेट्स, कुछ यहाँ पर डुप्लीकेट हो जाते हैं, कुछ यहाँ पर हो जाते हैं। आपके लिए होमवर्क ये है कि G1 फेज में कौन से ऑर्गेनेली डुप्लीकेट होंगे ये आप ढूंढेंगे, और G2 में कौन से ऑर्गेनेली डुप्लीकेट होंगे ये भी आप ढूंढेंगे। एक दूसरा होमवर्क छोटा सा, यहाँ पे आपको एक बात को ध्यान में रखना है कि हिस्टोन प्रोटीन जो कि क्रोमोसोम बनाने के लिए लगते हैं, तो वो हिस्टोन प्रोटीन G1 फेज में बनेंगे या यस फेज में बनेंगे, इसके ऊपर आपको चर्चा करनी है। ये आपके लिए होमवर्क नंबर 1 कि कौन से ऑर्गेनेली G1 में डुप्लीकेट होते हैं, कौन से G2 में होते हैं, और हिस्टोन प्रोटीन G1 में बनेगा या यस में बनेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। दैट इज योर होमवर्क, राइट। G2 फेज में फ्यू ऑर्गेनेली का डुप्लीकेशन होगा, राइट, और साथ ही साथ G2 फेज में कंडेंसेशन होगा क्रोमोसोम का, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन, राइट। क्रोमेटिन नेटवर्क जो होता है उसका कंडेंसेशन, यानी कि उसका पानी निकल जाता है और वो घट्ट बनने लगता है, यानी कि वो थोड़ा, जैसे कि हम अगर किसी चीज में पानी डालते हैं तो वो पतला बन जाता है, पानी निकाल देते हैं तो उसका एक गोला बन जाता है, वैसे उस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है G2 फेज में। तो आपको तीनों की फेजेस समझ में आ गई, G1, यस, G2। कैरियोकाइनेसिस में होगा सेल का डिवीजन एक्चुअली, और साइटोकाइनेसिस न्यूक्लियस का डिवीजन, और साइटोकाइनेसिस में होगा सेल का डिवीजन। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट टास्क ये है कि अगर हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में देखेंगे तो सेल की पूरी जिंदगी अगर हम एक गोल में बिठाएंगे तो वो कैसी दिखती है, ये चर्चा का विषय रहेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल कर रखेंगे ताकि आपको बाद में लिखने के लिए आसानी जाए। 2 मिनट का वक्त, राइट। एक डायग्राम में इसको बिठाने की कोशिश करते हैं हम, बिल्कुल। ये सेल की जिंदगी है, तो इसमें से लगभग 90% समय तो आई फेज में ही जाता है। ये सेल साइकिल है, ये सेल की साइकिल है, तो 90% समय तो, अब इतने छोटे में हम बाकी दिखा नहीं सकते, इसलिए 75% निकालना पड़ता है, ये समय की मांग है।
ये फेज रहेगी आई फेज. आई फेज हैज बीन डिफरेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स, यू नो बेटर. दैट इज कॉल्ड एज G1 S और G2. ये तीनों को मिलकर क्या कहा जाएगा? 3 phases टुगेदरली कॉल्ड एज आई फेज. ओके बॉस, तीनों को मिलकर कहा जाएगा आई. Now this total phase is called as, this total one is called as M. अगर इसको बाहर निकाल दिया है तो मैं इसको भी बाहर निकाल देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं. This is I, this is M. I is differentiated into G1 S and G2. G2 के बाद होगा M phase. Now M phase is differentiated into 2 parts. That is called as karyokinesis and cytokinesis. So this is called as cytokinesis. छोटी सी phase. और karyokinesis has been differentiated into 4 parts. You know better. 1, 2, 3 and 4. So this one is total structure is called as karyokinesis. Karyokinesis. ये karyokinesis कितने फेज में डिवाइडेड है? 4. पुट माई एप्पल्स टुगेदर. इनके नाम मैंने पहले आपको डिटेल में बता दिए हैं. प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज. राइट, ओके. तो ये पूरा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो गया. अब एक बात को मैं आपको समझाना चाहता हूं इसी जगह पर कि G1 फेज में सेल आने के बाद कभी कभी एक फेज में चली जाती है वो, दैट इज कॉल्ड एज G0. किस फेज में चली जाती है? G0. और G0 से फिर री एंटर हो जाती है G1 में. राइट, इसको गो नहीं कहेंगे, G0. तो इसका नाम क्या होगा? G0 या G0 ऐसा कहना. तो ये G0 फेज क्या होती है? इट इज टेम्पररी पॉज और सस्पेंड होती है. सेल सस्पेंड. इस पॉज को क्या कहेंगे हम? सस्पेंड. यहां पर सेल एक पॉज ले लेती है कि मुझे अब डिवीजन में जाना है या नहीं. यानी कि हम जन्म लेने के बाद कुछ देर तो जिंदगी का आनंद लेना चाहते हैं. हम कोई साइटोप्लाज्म वगैरह नहीं लेना चाहते, कोई आवश्यकता नहीं, कोई बढ़ना नहीं है मुझे. समझो एक काम करके हम थक गए हैं तो हम क्या करते हैं? पहले मैं 2-4 घंटे का आराम कर लूंगा भाई, उसके बाद खाना पीना खा के फिर थोड़ा सा नहा धो के मैं आपके पास आ जाऊंगा. लेकिन अभी मुझे 2 घंटे के आराम की सख्त जरूरत है. तो कोई भी सेल डिवीजन होके जब चली आती है तो G1 में आएगी. लेकिन G1 में अगर उसको कंटिन्यू क्विक डिवाइड होना है तो वो G1 से S में जाएगी और S से G2 में जाएगी. लेकिन कुछ सेल को आराम करना होता है तो वो क्या करती है? G1 G0 में जाती है. G0 फेज ये टेम्पररी पॉज होता है और ये वेरिएबल होती है. वेरिएबल इन डिफरेंट सेल्स. दिस इज वेरिएबल. राइट, वेरिएबल का मतलब होता है कुछ लोगों में फ्यू मिनट्स, कुछ लोगों में फ्यू आवर्स, कुछ लोगों में फ्यू डेज, या कुछ लोगों में परमानेंट होता है. यानी कि अगर मेरी इपिथेलियल सेल है तो कुछ देर के, बैक्टीरिया की सेल है तो कुछ देर के लिए जाएगी, कुछ मिनट के लिए. मेरी इपिथेलियल सेल है तो कुछ घंटे के लिए चली जाएगी G0 में. कुछ है तो कुछ दिनों के लिए, जैसे कि हमारी इंटरनल बोन के सेल वगैरह होते हैं तो कुछ दिनों के लिए जाएंगे. और न्यूरॉन या हार्ट के मसल्स ये परमानेंटली G0 में जाते हैं. यस, किसको समझेंगे हम? इसको न्यूरॉन बहुत से परमानेंट होते हैं. और कार्डियक मसल्स ये परमानेंटली चले जाएंगे G0 में. कोई शक? राइट, कोई शक? नो. अब घंटा, मिनट, सेकंड, दिन
किसी चीज के लिए भी वो जी नॉट में चली गई है, उसको री एंटर होना है, उसको अब लगता है कि बहुत हो गया आराम भाई, मुझे अब जाना पड़ेगा डिवीजन में, समय की मांग है, मेरे पास अब साइटोप्लाज्म आ रहा है, मैंने काम के जितना साइटोप्लाज्म बना लिया है या बना भी नहीं लिया है तो मुझे बनाना पड़ेगा, क्योंकि डिवीजन तो होना ही चाहिए, कंटिन्यूएशन होना ही चाहिए। तो वो जी नॉट में से फिर से री एंटर करेगी G1 में, वो जी नॉट से यस में नहीं जा सकती, उसको G1 में ही आना पड़ेगा। यस यहां पर एंटर्स इनटू जी नॉट एंड देन हियर री एंटर्स इनटू G1। ओके बॉस, अगर किसी सेल में जी नॉट में जाने के लिए उसको तकलीफ होती है, डिवीजन में वो नहीं जा पाती है जी नॉट में, तो वो कंडीशन सेल की जिंदगी के लिए बहुत ही खराब होती है। समझ लेना उस ऑर्गेनिज्म का अंत आ चुका है। जी नॉट में जाना बहुत जरूरी होता है। जैसे हमारे लिए कभी कभी खाना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन नींद बहुत इंपॉर्टेंट होती है। खाना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आराम जरूरी होता है। अगर आप किसी व्यक्ति को 1-2 दिन तक, 4 दिन तक, 21-21 दिन तक आप भूखा रख सकते हैं, लेकिन अगर उसको 2 दिन की नहीं नींद मिली तो वो तीसरे-चौथे दिन अपने आप सुसाइड कर लेगा, आत्महत्या कर लेगा, क्योंकि आराम ना मिलना बहुत कठिन होता है। वैसे ही अगर कोई सेल जी नॉट में नहीं चली जा सकती है तो इसका मतलब उसको कुछ तो भी प्रॉब्लम हुआ है और वो अब जिंदगी का खात्मा करेगी उस ऑर्गेनिज्म के, एंड दैट कंसेप्ट और एस्पेक्ट इज कॉल्ड एज कैंसर। तो उसे कहते हैं कैंसर। तो कैंसर क्यों होता है, क्यों जी नॉट में सेल नहीं जा सकती, कैंसर के इफेक्ट क्या हो सकते हैं, इसको जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड। तब तक के लिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल के लेंगे और हम कल फिर मिलेंगे। राइट, बाय बाय।